पूजनीय बाबा जी और 22वें सम्मेलन के अवसर पर काशी की धरा पर इन 4 वर्षों में जो पुण्य अर्जित हुआ, जिसके फलस्वरूप ये सम्मेलन का आयोजन हुआ और जितने सुंदर तरीके से सम्मेलन का आयोजन हुआ और स्वयं स्फूर्त विधि से अपने बहुत सारे मित्रों को पिछले सालों में उभरते हुए देखा। आज राकेश भाई और कल्पेश भाई, इन दोनों की यात्रा बहुत नज़दीक से मेरे साथ शुरू हुई। ऐसे और अनेक मित्र हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है, पर इन लोगों की प्रस्तुतियां देख के इस बात के लिए तो भरोसा हो गया कि जो बाबा बात कह रहे हैं कि जीवन रूप में सभी समान हैं, सभी समझ सकते हैं, सभी चल सकते हैं और जितने सारे समस्याओं के पहाड़ हमने देखे हैं उन सब पे पैर रखने के लिए ये दर्शन हमको योग्य बनाता है, समर्थ बनाता है। इसके लिए आदरणीय बाबा जी को शत-शत नमन। आज मुझको लगता है कि आदरणीय सत्य जी, जिनके माध्यम से हमारी शुरुआत हुई, आदरणीय गणेश भाई, जिनके माध्यम से रण सिंह भाई, जिनके माध्यम से रायपुर की शुरुआत हुई, आदरणीय साधन भाई, जिनके माध्यम से लगातार उसका पोषण होता रहा, रायपुर की पूरी टीम और देश भर के सभी भाई और बहनों, जहां हम आज पहुंचे हैं उस सब को देख के वो तमाम शंकाएं खत्म हो गईं जो 20 साल पहले जब हमने शुरू किया था, जब हमको अवसर मिला था कि ये एक सुंदर दर्शन का में प्रवेश लेने का जो अवसर मिला था, उस समय बहुत सारी शंकाएं अपने मन में थीं और इस यात्रा के दौरान भी बहुत कुछ गुजरता रहा। लेकिन आज 22वें सम्मेलन के इस अवसर पे देख के ऐसा लगता है कि अब तमाम चीज़ें निर्मूल हुई हैं। बहनों ने जिस तरह से शिक्षा में हस्तक्षेप किया है, उससे ऐसा लगता है कि अब तो बस अच्छे दिन आ गए। और यदि पूरी पिछले दिनों शिविर लगातार, एक दिन बाबा जी से बात हो रही थी तो सबको उनकी कुछ बहुत कोर टीम से बात हो रही थी, तो सबको उनकी भूमिका बता रहे थे, कुछ ऐसा एक्सचेंज हो रहा था। तो मेरा नंबर आया तो बोले, देखो जो तुमने स्वयं स्फूर्त विधि से चुन लिया है, तुम इसको 70 साल तक करना। मैंने अपने तरीके से कुछ डिसाइड किया हुआ था कि 56 तक करूँगा, ऐसा मेरे अपने तरीके से कुछ मन में बैठा हुआ है। उसके बाद रिटायरमेंट लूँगा। एक्टिव वाली भूमिका, ये जो लगातार ट्रेन में रहने वाली भूमिका है। मैं अपने घर भी कभी कभी जाता हूँ। तो इतना सुखद चारों तरफ से जो स्नेह सहयोग मिला और बाबा जी का जो इतना, जिसको कहते हैं ना, गोद में खिलाना और गोद में पाल के बड़ा करना, तो जब इतना मिला है तो बार बार यही ऋण अपने में फील होता है कि अंतिम सांस तक इतना भी कर सकें कि जो हम कर पाए उससे बाबा जीवन रूप में मुस्कुराते हुए कभी सामने आ जाए, बेटा ठीक, तो पेमेंट हो गया। तो अब मेरा लक्ष्य मानवीय व्यवस्था, ये सब तो बोनस है। मूल तो पेमेंट वहीं से करना है जहाँ से सारा, है ना, वस्तु मिला है। तो आदरणीय सांगल जी को, और मेरे को लगता है कि आज मेरा जो मैं बात कहना चाहता था कि पिछले दिनों शिविर लेते समय बहुत एक मन में गहरा भाव आता रहा, जब ये पूरे अस्तित्व में शासन लेश मात्र भी नहीं है, पूरे अस्तित्व में देखें मानव को छोड़कर तो शासन कहीं भी लेश मात्र नहीं है। ये मानव में शासन की इतनी गहरी प्रवृत्ति क्यों दिखाई देती है? हर आदमी को लगता है कि जैसे मैं दूसरों को चलाऊं, लेकिन जिस तरीके से ये अभियान आगे बढ़ रहा है, इसमें कम से कम हम उस सारी कोई केंद्रीय व्यवस्था, कोई केंद्रीय समिति से मुक्त होकर भी एक बड़ा समूह चल सकता है और एक सोचने वाला समूह चल सकता है। ये उस बात का आगाज है कि अस्तित्व में शासन नहीं है, व्यवस्था है और व्यवस्था ही सभी को स्वीकार है।
मेरे को लगता है कि हम यदि आने वाली पीढ़ी को कोई और सुंदर धरोहर दे पाएंगे तो एक शासन मुक्त व्यवस्था में चलने का भौतिक स्वरूप, मानव के अलावा तो सब अपने में स्वयं में व्यवस्था में भागीदार हैं ही, तो जिस तरह से सम्मेलन का स्वरूप चला है, जिस तरह से है ना, इसी तरह से बाकी सभी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन का कोई स्वरूप हो सकता है। ये समितियां स्थिर नहीं होंगी, ये हमेशा रोलिंग बनी रहेंगी, इनकी हमेशा ताजगी बनी रहेगी, आने वालों को ये अवसर मिलता रहेगा। संयोग रहा 2 साल पहले दिल्ली का काम शुरू हुआ, और मैं आगे बात कहने के पहले हमारे दिल्ली के सभी भाई बहनों को इस बात के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस छोटे से समय में इतना सुंदर एक समूह क्रिएट हुआ, जिसने कि जब मैं दिल्ली गया था तो बिल्कुल ये था कि वहाँ कोई इस तरह से कोई बड़ी टीम पहले से नहीं था, काम बड़ा था। तो उसमें मेरे को लगता है कि जो बात अभी हमारे राकेश भाई ने कही वो बात सुंदर है। कुछ ही दूर चलें लेकिन लक्ष्य के अर्थ में चलें तो शायद हम एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। हो सकता है हमारे रहते रहते शरीर यात्रा में कितना देखने को उपलब्ध होगा, हालांकि जितना सोचा था उससे ज़्यादा देख लिया है और काफ़ी ज़्यादा देखने को उपलब्ध होगा, अब शंका नहीं है। पिछले 2 वर्षों में जो भी स्थितियां बनी उसमें छत्तीसगढ़ में जब एक सुखद संयोग था कि छत्तीसगढ़ में भी स्टेट लेवल पे स्कूली शिक्षा में काम करने का अवसर मिला और सभी रायपुर की पूरी टीम ने जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया। लेकिन एक समस्या महाराष्ट्र में भी नंद कुमार जी के थ्रू काफ़ी सारा कुछ बातें आगे बढ़ी, लेकिन एक बात हमेशा साथ साथ चलती रही कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा में लगे हुए लोग हैं या जो शिक्षा में ढांचा, जो पुराना ढांचा चल रहा है उसमें लगे हुए लोगों का शिक्षा का फ्रेम काफ़ी सीमित है और वो जल्दी से हिलने डुलने के लिए बहुत तैयार नहीं होता है। जब आप बहुत मानवीयता की बात और समाज और अखंडता की बात, मुझको याद है NIT रायपुर में सम्मेलन हुआ था, एक बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें कि तकनीकी शिक्षा में समझ का समावेश और उससे सामाजिकता अखंडता ऐसा जुड़ा हुआ था। तो एक तो हमारी स्थिति ये है कि वर्तमान जो हमारे शिक्षा के ढांचे और मापदंड बने हुए हैं इनमें ये स्वीकार्यता कैसे हो कि मानव का अध्ययन एक मौलिक आवश्यकता है। दूसरा, शिक्षा मूलतः अखंडता सार्वभौमता का स्रोत है, मानव में शिष्टता का स्रोत है, अखंडता सार्वभौमता का स्रोत है। ये एक ऐसी जगह बनी हुई है जो अभी भी हो सकता है कुछ समय पहले से स्थितियां बहुत अनुकूल हैं, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा और समय अभी लगेगा। पिछले समय में ये बात लगातार, अच्छा, हम जब तक अध्ययन शिविर करके एक व्यक्ति कनेक्ट हो पाता है तब वो ये देख पाता है कि हाँ, मानवीय शिक्षा का स्वरूप क्या है और उसमें सामाजिकता अखंडता का स्वरूप कैसा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में एक समय लगता है, और जो अधिकार संपन्न अधिकारी वर्ग या जो भी उसमें मूल लोग बैठे हैं उन तक ये बात, अच्छा, वो कितना शिविर करेंगे और अध्ययन करेंगे, वो भी अपने आप में क्वेश्चन बना रहता है। तो पिछले दिनों मेरे को एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ काम की बात मिली जो कनेक्ट करने में सहायक है। तो ये सब चर्चा करते करते पिछले 1 वर्ष से लगभग संविधान पे मेरा काफ़ी ध्यान गया। बाबा ने जिस तरह से संविधान को कहा है और जो संविधान हमारे सामने है, तो प्रियम्बल को पढ़ते समय इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पेस खुला है, इसमें आपके सुझाव और मिलजुल के हम इसमें आगे और सोच सकते हैं। तो एक दिन मैं अभी दिल्ली में डाइट SCRTs के साथ काफ़ी बातचीत होती रही और प्रियम्बल में, और वो कनेक्ट करने वाला प्रॉब्लम आता ही रहा। तो प्रियम्बल को एक बार पढ़ के देखा और फिर मैंने बिना उसको बहुत खोले लोगों से चर्चा किया कि अच्छा ये बताओ यार, संविधान और शिक्षा में कोई रिलेशन है कि नहीं है। बोले संविधान तो संविधान है और शिक्षा तो शिक्षा है। बोले संविधान, फिर किसी से और गहराई ने कहा कि संविधान में अपेक्षा है, लेकिन उस अपेक्षा को कैसे डिलीवर किया जाए इसकी तो कोई बात उसमें लिखी नहीं है। मैं शिक्षा कैसी हो इस बारे में कोई बात लिखी है? बोले नहीं, वो तो NCF 2005 है या तमाम और डॉक्यूमेंट है उसमें लिखी है, शिक्षा में तो ऐसी कोई, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि जो शिक्षा के लिए मार्गदर्शन की भूमिका दे सके। प्रियम्बल को मैंने ध्यान से पढ़ा, आपके सामने उसको बोलता हूँ कि हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके नागरिकों को
ऐसा बनाने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अवसर, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मानव की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। अब मुझको ये इतना सुंदर लगा, मैं आदमी कल्पना करेगा तो इससे ज़्यादा और क्या करेगा। ये भारत का संविधान है कि पूरे विश्व के लिए भी बोलेंगे तो इससे ज़्यादा और क्या बोल देंगे। यदि किसी राष्ट्र के लिए बोलेंगे, यदि ये भारत के लिए है कि संपूर्ण धरती के लिए है ना। अच्छा शब्द लिखा है, पंथ निरपेक्ष लिखा है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा है। तो ये बात भी जो बार बार कन्फ्लिक्ट में आती है कि वो जो धर्म के नाम पूछे जाते हैं, तो पंथ निरपेक्ष कहना बिल्कुल ठीक है। हम अलग अलग, जब मानव के बारे में अलग अलग धाराओं का हम सम्मान करते हैं। ऐसे भी मैंने लोगों से कई बार चर्चाओं में ये पाया कि केवल भारत एकमात्र विश्व है पूरे देश में जिसका कि लिखित या अलिखित रूप से कोई धार्मिक धर्म किसी विशेष धर्म के प्रति हम झुके हुए नहीं हैं। अधिकांश देश लिखित या अलिखित रूप से किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधि के रूप में या उसके डोमिनेशन के रूप में स्वीकारते हैं। तो मुझको लगता है कि भारत की ये मौलिकता उसके दर्शनों से आती है, जहाँ नास्तिक दर्शन भी उतना ही स्वीकार होता है और आस्तिक दर्शन भी उतना ही स्वीकार होता है। इसलिए ये इस परंपरा की महिमा है कि मानव के बारे जब भी आप किसी भी तरह से किसी खुलेपन की बात करोगे, ये उसके शोध को स्वीकारता है, ये उस पर भी सोचने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी तरह से कल्याण होने की आवश्यकता है, वो वेद का मंत्र है कि चारों दिशाओं से खुले विचारों को आने दो, है ना। ऐसी तमाम बातें हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो मित्रों, ये जो बात सामने आई कि राष्ट्र के लिए 4 बातें कही गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फिर मानव के बारे में संदर्भ में 4 बातें कही गई, न्याय, बंधुता, समता, स्वतंत्रता। तो ये बात दिल्ली में हमने करना शुरू किया डाइट और SCRTs में बैठ के कि भाई आखिर शिक्षा को लेके ये हर क्लास 1 से लेके 12th तक हमारी हर पुस्तक के पहले प्रीएम्बल को रखा गया है। इसके रखने का कोई पर्पस होगा। तो चर्चा में ये बात निकल के, और इसमें शिक्षा के लिए, यदि शिक्षा में क्यों संविधान का प्रीएम्बल रखा गया, तो ये सबके बीच में से ये बात निकल के आ गई, भाई मैथ्स पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लास्ट में रिजल्ट ये आना चाहिए कि राष्ट्र के नागरिक इस मानसिकता से संपन्न होकर राष्ट्र को इस दिशा की ओर ले जाएं। इसलिए वो प्रीएम्बल रखा हुआ है। बोले हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि इससे बचने की गुंजाइश नहीं है। एक तरफ संविधान रखा है और हर बुक के पहले उसके प्रीएम्बल को छापा गया है। तो जितनी, अब इसको किसी विधि से कर लिया जाए, संसार में जितनी विधियां उपलब्ध होती हों, भाई मान लो अभी मध्यस्थ दर्शन एक है, अब इसको जिस विधि से करना है उस विधि से कर लो। और करने का तरीका ये होगा कि हम 12 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट लेंगे, क्लास 1 के बच्चों से ये प्रयोग शुरू करेंगे और 12वीं में उनका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ हम क्या डिलीवर कर पाए। इस पे सबकी सहमति बन रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी सुखद संयोग बन रहे हैं। हमारा दिल्ली में वैल्यू एजुकेशन सेल के चेयरमैन जंग बहादुर जी यहाँ मौजूद हैं, लगभग और कुछ मित्र आए हैं, बाकी चर्चा वो रखेंगे। लेकिन ये बात बहुत क्लियरली स्वीकार हो रही है, अब इसको पूरा करने के लिए संविधान में व्यक्त की गई मानवीय अपेक्षाओं को, सार्वभौम मानवीय अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए ये एक तरीका है, इस पे शोध करके देखा जाए। दूसरी एक बात बहुत तेजी से उभर के आई है पिछले दिनों में कि 12वीं तक की शिक्षा का अपना कोई प्रयोजन है या केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए वो फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात ने सबको काफ़ी कचोटा। जिस बात को हमने बिल्कुल बड़े संगठन, बड़े समूहों के साथ करना शुरू किया कि 12वीं तक की शिक्षा का मतलब है कि उसके पहले 3 साल और हैं, 15 साल। 15 साल की शिक्षा का कुल पर्पज़ क्या इतना ही है कि बच्चा इंजीनियरिंग के लिए तैयार हो जाए, वो कॉमर्स के लिए तैयार हो जाए, वो किसी और दूसरी स्ट्रीम के लिए तैयार हो जाए, या इसका कोई अपना पर्पज़ होगा? तो 12वीं तक की शिक्षा स्वयं में अस्तित्वहीन है या स्वयं में उसका कोई बड़ा पर्पज़ सिद्ध नहीं है।
वो केवल हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो ये रास्ता बहुत सुखद दिखाई दे रहा है कि संविधान में व्यक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के अर्थ में शिक्षा है, और उसके अनुरूप मानसिकता बनाने में यदि शिक्षा सफल होती है तो शिक्षा सफल कहलाएगी। यदि प्रियम्बल के अनुसार मानसिकता दे पाने में हम सफल नहीं हो रहे हैं तो शिक्षा असफल कहलाएगी। कैसा लगा? चलेगा ये? सांगल जी, ये बात बढ़िया स्वीकार हो रही है। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और समाज, जो बात आई कि सोपानीय व्यवस्था के किसी पड़ाव में हमको विद्यालय को हर गतिविधि को पहचानना होगा। सही अर्थों में देखा जाए तो हम विद्यालय को किसी एक कड़ी के रूप में पहचान रहे हैं, मान लीजिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि दोनों समाज और शिक्षा के बीच में कड़ी क्या होगी, व्यावहारिक कड़ी क्या होगी। क्या एक बच्चा कॉलेज से शिक्षा संपन्न करने, शिष्टतापूर्ण होने के बाद समाज के साथ संबंध को पहचानेगा कि एंट्री पॉइंट के पहले से ही पहचानेगा? तो ये बात पिछले दिनों में काफ़ी ध्यान गया कि जिसको हम देखिए, ये कहा जा रहा है कि गर्भकाल में बच्चे का मस्तिष्क 75% विकसित होता है और गर्भकाल के बाहर 5 साल में उसका मस्तिष्क पूरा विकसित हो जाता है। और व्यावहारिक रूप से देखें तो 5 साल का बच्चा को नोट दिया जाए 500 का और खाने की चीज़ दिया जाए तो वो क्या पकड़ेगा? अब वो नोट पकड़ने लगा है। हाँ, 1 साल के बच्चे को दिया जाए उसके लिए वो कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन 5 साल के बच्चे को दिया जाए अब वो उसके लिए नोट हो जाता है। इसका मतलब है वो धन को पहचानने लगा है, स्त्री पुरुष संबंध को पहचानने लगा है, हिंदू मुस्लिम और गोरे काले को पहचानने लगा है। इसका मतलब है कि 5 साल के बच्चे की एक मानसिकता तैयार हो चुकी है और तब तक हम उसको अटेंड ही नहीं कर रहे। तो देश की एनसीईआरटी, एससीईआरटीज़ और डाइट्स में तमाम इस बात पे चर्चा होने की आवश्यकता है कि गर्भकाल के दौरान की शिक्षा -1 से, जब एक लड़का अपनी शादी के लिए लड़की को या आपस में एक दूसरे को लिए पसंद करना शुरू करते हैं, वहाँ से शिक्षा शुरू हो कि पसंद करने के दृष्टिकोण क्या होंगे, क्या होने की आवश्यकता है, और संतानोत्पत्ति के लिए एक जिम्मेदार माँ बाप। शिक्षा इसलिए सफल है कि माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने पैदा किया है। यदि उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा आउटसोर्स कर दी है तो हम किस शिक्षक को, किस एससीईआरटी को, किस राजनीतिक पार्टी को शिक्षा की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, है ना, जिनके माध्यम से वो बच्चे पैदा हुए हैं। यदि वो जिम्मेदार नहीं है, शायद शिक्षा की असफलता का रूट कॉज यहाँ पे रखा है। तो क्या रेगुलर एजुकेशन, जिसको हम मानवीय शिक्षा कह रहे हैं, सभी एनसीईआरटी डाइट्स में एक सेल क्रिएट होने की ज़रूरत है जो गर्भ संस्कार पे बात करेगा। गर्भ संस्कार पे विधिवत शोध होने की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे धार्मिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी रेगुलर एजुकेशन की वस्तु नहीं है। दिल्ली में हमने जितनी बात की है, सभी ने बहुत इसको दिल से स्वीकारा है कि इस पे सेल क्रिएट होने की आवश्यकता है और बहुत साइंटिफिकली गर्भ संस्कार पे बात करने की आवश्यकता है। गर्भ संस्कार के माध्यम से रेगुलर एजुकेशन और समाज के बीच में एक शानदार कनेक्ट हो जाएगा। ये एक सुखद कनेक्ट दिखाई देता है। व्यावहारिक रूप से, है ना, ये रास्ते निकलते हुए दिखाई देते हैं। लंच हो चुका है, बहुत बातें कहने की थी, लेकिन मैं सभा को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए, ये कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।